तो सर हिमंता को लेकर बेसिकली क्या प्लान है और क्या पाप किया है उन्होंने जो जेल में डाला जाएगा? देखिए, सबसे पहले तो पवन खेड़ा की बात करूं। पवन खेड़ा हैदराबाद उनका ससुराल है, उनका जी घर जी। भी है, तो भागे कहीं नहीं। भागता आदमी तो सामने नहीं है। दूसरा जो उन्होंने आरोप लगाए हैं, तो कोई भी आदमी इतना मूर्ख तो होता नहीं कि कागज दिखा रहे कर रहा है। अगर आरोप गलत साबित हुए तो जेल जाएगा, ये तो हम्म। निश्चित बात है, पूछने की। इसकी जांच होनी चाहिए। और दूसरा, आपने हेमंत बिस्वा की बात की, तो हेमंत बिस्वा के पुराने जो मुकदमे चल रहे हैं करप्शन के या जो भी है, तो सरकार बदलेगी तो डेफिनेटली, मैं कह रहा हूँ कोई भी सरकार हो, भारतीय जनता पार्टी को इनको लेके वॉशिंग मशीन में धोना ही नहीं चाहिए। आपको सत्ता का ऐसा क्या लोभ है, चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, कि आप करप्ट आदमी को लेकर के सीएम भी बना देते हो जिसपे आरोप लगे हुए। अडवाणी जी का आपको ध्यान होगा, उनपे वो जैन डायरी हवाला कुछ लगा था तो इस्तीफा दे दिया था, क्लियर होकर वापस आके शपथ ली। ये मॉरलिटी एथिक्स की जो हम बात कर रहे हैं, तो हमारी विरासत ही तो देती है, हमारे माता पिता हमारे बुजुर्ग पूर्वज वही तो देते हैं। तो आप अगर, तो आपके ऊपर कहीं ना कहीं आरोप था और है, उसको क्लियर करके फिर हेमंता को आप सीएम बनाते तो मैं समझ सकता था। भाई आपने दोनों कितने आदमी गए दूसरी पार्टी से, इन्होंने फिरोज साहब ने भी कई एग्जाम्पल दिए, उनमें कितने आरोपित लोग गए, तो फिर बाद में स्वच्छ हो गए। वॉशिंग मशीन में तो खुल के मानते हैं हमारी ये तो पार्टी, ये हमारी ये तो सोच। ये तो मैं भी मानता हूं कि अचानक से रातों रात वो पार्टी बदलते हैं और फिर उनके खिलाफ जांच भी रुक जाती है कुछ समय में, और कुछ समय में एकदम से वो पाक साफ हो जाते हैं। यहाँ पर एक चीज़ मैं प्रदीप जी से समझना चाहता हूँ कि पवन खेड़ा ने कॉन्फ्रेंस की थी, प्रेस कॉन्फ्रेंस, और उसमें आरोप लगाए थे, कागज़ दिखाए थे। आप उसकी जांच करवा सकते थे, हिमंता बिस्वा शर्मा, और उसके बाद आगे का एक्शन मेरे हिसाब से वाजिब होता। अभी ये वेंजेटा पॉलिटिक्स या मैकेवेलियन पॉलिटिक्स का उदाहरण ज़्यादा लग रहा है, जहां पर सीधा सीधा उनके लिए अरेस्टिंग की कार्रवाई शुरू कर दी और उन्हें जाना पड़ा। अरे सिद्धार्थ जी, पहली संवैधानिक प्रक्रिया क्या है? एफआईआर होती है या उसकी तहरीर दी जाती है, तभी तो खोज बुलाया तो जाए, चाहिए आप स्थापित करिए। और शायद देखिए, वरुण भाई जो है ना, बहुत टू सीधा साधा आदमी इस विषय पे चर्चा करने के लिए, तो मैं तो इनको एक वॉकओवर आधा 0.5 या 2 पॉइंट दे दूंगा। अब आते हैं मुद्दे पे, अपने सवाल का जवाब देता हूँ कि देखिए, पवन खेड़ा जी या कांग्रेस का बीते कुछ समय से एक ऐसा रहा कि ये लोग हिट जॉब करते हैं, उसके बाद रफू चक्कर हो जाते हैं। देशों का, जिन देशों का इन्होंने जो है उदाहरण दिया था कि यहाँ के पासपोर्ट है, उनकी क्लैरिटी आ गई है। अब कांग्रेस उस समाचार को न देखना चाहे, टीवी बंद कर दे या मोबाइल फोन ऑफ कर दे, तो उसमें भाजपा के कार्यकर्ताओं की गलती थोड़ी है। जी, उसके बारे में क्लैरिटी आ गई है, उसके बारे में क्लैरिटी आ गई है, तो कांग्रेस को थोड़ा लॉजिकल बात करना चाहिए। अब चूंकि यहाँ पे लॉजिकल बात होगी नहीं, तो मैं भी नहीं समझता कि मैं अपने आप को डिग्रेड करूं। कानून अपना काम करेगा। वरुण जी, इस हिसाब से हिमंता का मानहानि का दावा तो फिर बनता है। वरुण जी, क्या आप सुन पा रहे हैं? आवाज आ रही है जी। मैं कह रहा हूं कि इस हिसाब से जब दूसरे देशों की क्लैरिटी आ गई है कि हमारे यहाँ की नागरिक नहीं है, तो फिर हिमंता का मानहानि का दावा भी बनता है। और एक तरह से पवन खेड़ा ने गलत पेपर दिखाकर आरोप तो लगाए हैं। नहीं, क्लैरिटी आ गई क्या उन देशों की, आप मुझे बताओ। जी जी, क्लैरिटी आई है। उन्होंने कह दिया कि हमारे यहाँ की नागरिक नहीं है, ऋणी की भुइयां। मैंने सुबह पढ़ा कि उन्होंने कहा कि हमने ऐसी क्लैरिटी दी। मैं इसलिए आपसे पूछ रहा हूँ, कंफर्म नहीं किया, आप कंफर्म कर लीजिएगा। दूसरी बात, आप जो डिफेमेशन की बात कर रहे हो, डिफेमेशन केस तो कोई किसी पे करना, हमारे यहाँ संविधान प्रोविजन इसीलिए डाला गया था, कॉन्स्टिट्यूशन करना चाहिए, कौन रोक रहा है उस बात को। लेकिन क्या दूसरे मामलों में या दूसरे साधारण आदमी के लिए इतनी जल्दी पुलिस आती है कि स्टेट से वहां से आकर गिरफ्तारी करती? सर आम आदमी होता कोई तो सर अब तक गिरफ्तार हो चुका होता, वो शायद ससुराल या फिर राजधानी या दूसरा ससुराल पहुंच गया होता। आम आदमी पे तो कुछ नहीं होता, एफआईआर दर्ज होती है, 8 दिन तो पुलिस लेके बैठी रहती फाइल में। तो वकील हूं, मुझे पता है। वो आईओ नियुक्त होता है, वो 10 बार जाता अकेला, सिंगल पुलिस वाला, फिर आ जाता, ये सब ड्रामा चलता। और इनके लिए तो फटाफट आसाम पुलिस भी आ गई, दिल्ली पुलिस भी साथ आ गई, घर पे चली गई। और मैं किसी के सहमत हूँ नहीं हूँ कांग्रेस पार्टी में भी, क्योंकि डेमोक्रेटिक फोरम है। तो पवन खेड़ा से सहमत, वो अलग बात है, लेकिन कोई भागा नहीं है आदमी, ओपनली है। हैदराबाद उनका घर है, मुझे पता है, इसलिए मैं अगर कहीं। चलिए वरुण जी, हिमंता जी ने भी अब उसके बाद काफी गुस्सा जाहिर किया था, उनकी पत्नी का नाम घसीटा गया, उनका नाम घसीटा गया। इजिप्शियन एम्बेसी का बयान है, मैं पढ़ के सुना देता हूँ। रिनिकी भुइयां शर्माज नेम इज फॉर्ज्ड, गलत तरीके से उनके नाम का इस्तेमाल किया गया है। ये एम्बेसी ऑफ इजिप्ट का बयान आया है। एक दावा तो यहाँ पर आपको, मैंने दावा नहीं किया, मैंने तो क्लैरिफिकेशन पूछा। नहीं, क्लैरिफिकेशन आपने दिया, लेकिन एम्बेसी ने साफ कर दिया है कि उनको लेकर, जो उनके पासपोर्ट को लेकर जो दावा किया गया है, वो
सरासर गलत है। सिद्धार्थ जी, वो बयान भी हम अपने दर्शकों को सुना दे हिमंता बिस्वा शर्मा की, जहां उन्होंने जी एक बार हिमंता का भी बयान मैं चाहूंगा। खेड़ा को फेड़ा बना देंगे और उन्हें पताल से खोज लाएंगे, उसके बाद उन पर एक्शन लेंगे। क्या कह रहे हैं हिमंता बिस्वा, सुन लेते हैं। मेरा चुनाव जीतने के लिए ये सब नहीं सही है, लेकिन कांग्रेस का लोग फालतू है, अकल नहीं। राहुल गांधी भी पागल है, ये पवन खेड़ा उससे भी ज्यादा पागल है। अब लीगल एक्शन भी लिया है। लीगल एक्शन तो चलेगा ही, लेकिन और एक एक्शन में लेने जा रहा हूँ, बाद में बताऊंगा। पवन खेड़ा को मैं पवन पेड़ा बना दूंगा। तो ये बयान आपने सुना है। मैं इस बयान से बहुत ज़्यादा इत्तेफाक या बहुत ज़्यादा खुश नहीं हूँ। मुझे नहीं लगता कि राजनेताओं को इस तरह की बयानबाजी करनी चाहिए, चाहे वो हिमंता बिस्वा शर्मा हो, चाहे फिर वो मल्लिकार्जुन खड़गे हों, जो बीजेपी को, आरएसएस को टेररिस्ट बता देते हैं। दोनों ही तरफ से इस तरह की ओछी बयानबाजी बहुत ही फ्रीक्वेंटली हो रही है और टॉप लीडरशिप अपने नेताओं को नहीं रोक रही है। ये बात भी फैक्ट है। अभी आपने सुना उन्होंने पवन खेड़ा को लेकर क्या बोला। पवन खेड़ा का नेक्स्ट एक्शन क्या है वो भी मैं समझना चाहता हूँ। वो हैदराबाद में है, जिस तरीके से वो गए हैं कार में छुपकर, अगर वो इतने सही थे तो उन्हें ऐसे छुपने की ज़रूरत क्यों पड़ी? ये सारे सवाल अब लोगों के मन में आ रहे हैं। वरुण जी, आप क्या कहेंगे इस पर? उन्होंने मेरे हिसाब से, जो मैंने पढ़ा, मेरे को आप ये ऑथोराइज तो आप ही कर पाओगे अधिकृत रूप से, लेकिन मैंने पढ़ा था सुबह कि उन्होंने तेलंगाना कोर्ट में इको एग्रीमेंट एंटिसिपेटरी बेल के लिए अप्लाई किया है। वो उनका निजी मामला है, क्यों उन्होंने आरोप लगाया, फिर वो भागने की, जहां तक सर निजी मामला कैसे है? दूसरे की पत्नी पर आप इस तरीके के आरोप लगा रहे हो, तो फिर ये निजी मामला कहाँ रह जाता है? आप कह रहे हो ना उनका क्या एक्शन है, क्या करेंगे? एंटिसिपेटरी बेल मैंने पढ़ा लगाया, तो वो तो पर्सनल रूप से ही करेंगे। जो मैं तो क्या उस पर क्लैरिफिकेशन दूंगा कि भाई वो बेल लगाएंगे नहीं लगाएंगे, कौन सा वकील किया है नहीं किया है। लेकिन जो आरोपों की बात आप कह रहे हो, वो आरोप जो है जब तक ऑथेंटिक आपके पास नहीं हो वो नहीं लगानी चाहिए। मैंने आपको शुरुआत में कहा ना, तो हेमंत बिस्वा को ऐसी लैंग्वेज काम में लेनी चाहिए। दूसरों मर्यादित आचरण का मैंने शुरू से कहा मूल्य हो रहा पूरे देश, और ना ही मल्लिकार्जुन खड़गे को। तो सभी के लिए कह रहा हूँ भाई, मैं तो मोदी जी के लिए भी कह रहा हूँ, प्रधानमंत्री भी ऐसी भाषा का प्रयोग बिल्कुल, वो भी इसके दायरे में आते हैं कि एक मर्यादा जो है वो बनी रहे। प्रदीप जी, यहाँ पर मैं थोड़ा सा आपसे समझना चाहता हूँ। सिटिंग सीएम है, इस तरह की भाषा शोभा देती है? मेरी बात सेकंड हो जाना जी जी, मैं कह रहा हूँ खड़गे साहब जो वरिष्ठ लोग हैं, बुजुर्ग लोग हैं, उनको तो कम से कम इन चीजों से बचना चाहिए। और जो जूनियर अगर ऐसी बात करें उनको फटकार लगानी चाहिए। जब ये व्यवस्था सही रहेगी, जब आप जो पेरेंट, जो फैमिली का गार्जियन है, हेड ऑफ द फैमिली, वही शुरू हो जाएंगे, तो फिर नए नए उनसे जो नेक्स्ट जनरेशन से कुछ भी बोलेंगे। ये तो सबको बड़ों को देखना चाहिए। जी जी प्रदीप जी, इस तरह की भाषा, एक वीडियोस तो सिद्धार्थ जी गालियों के भी आए, हम दिखा नहीं सकते अपने दर्शकों। कुछ वीडियो ऐसे आए हैं कि मतलब उन्हें सार्वजनिक तौर पर आप ना देख सकते हैं ना सुना सकते हैं, और परिवार के साथ तो मतलब अगर ये कोई फिल्म का बयान हो, फिल्म का डायलॉग होता तो इसको 18+ वाला जो एडल्ट कैटेगरी का सर्टिफिकेट है वो मिल गया होता। क्या इस तरह का बयान जो है एक सीएम को शोभा देता है? सिद्धार्थ जी, देखिए, जब एक राजनेता या एक राजनीतिक कार्यकर्ता, वो भी हाड़ मांस का मानव ही होता है, अगर राहुल गांधी की गलतियां कर बैठते हैं और देश की जनता उनको माफ करने की सोच सकती है, तो ये सभी के साथ लागू होता है। और भगाने वाली जो बात थी ना, देखिए, कांग्रेस जो है, जब भोपाल गैस कांड हुआ था वहां भी भगाने में आ गई थी और ये भी भागने में आ गए। चलिए आपके सवाल पे बात करते हैं। देखिए, कुछ मुद्दे ऐसे होते हैं जहां पे कि मानव संवेदना जो है एकदम से झकझोरी जाती है। आप किसी को पर्सनली, आप व्यक्ति को गाली दीजिए, अगर आप उसको परिवार पे ही, उसके परिवार पे आप जाएंगे तो कोई भी अपना विवेक हो सकता है। देखिए, मैं कुछ पत्रकारों का या कुछ क्रिटिक जो क्रिटिक देते हैं उनको मैं मानता था, लेकिन अभी बीच में जब किसी ने मोदी जी के व्यक्तिगत तौर पे उनको गाली दी तो वो लोग आए उठके जो कि दुर्विरोधी थे मोदी जी के और हमारी पार्टी के। तो मुझे एक समझ मेरी बढ़ी कि नहीं, ठीक है भाई, हम एक सोशल लाइफ में है, पब्लिक लाइफ में है, लेकिन पर्सनल अटैक नहीं होना चाहिए। निश्चित तौर पर पर्सनल अटैक नहीं होना चाहिए। सभी व्यक्ति मानव और उनकी अपनी व्यक्तिगत जिंदगी होती है, भले सार्वजनिक जीवन में हो, लेकिन इस प्रकार की जब आप देखिए, हेमंत शर्मा जी जिस टेम्पर के नेता हैं, जिस हिसाब से वो काम करते हैं, वो शायद मेरा ऐसा मानना है कि उन्होंने बहुत ही मतलब इसको, निश्चित तौर पर आप पत्रकार है, आप अपनी कसौटी में इसको कसेंगे तो आप कहेंगे कि ये स्वीकार नहीं है, लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि उन्होंने फिर भी बहुत संयम बरता। जिस प्रकार से किसी की पत्नी को कोई कहा जाए और पत्नी पे आप इस तरह से आरोप लगाए केवल 5 सेकंड्स ऑफ फेम के लिए, तो निश्चित तौर पर हेमंत जी, क्या कोई और भी होता तो वो बर्दाश्त नहीं करता। उन्होंने जितना धैर्य रखा वो सराहनीय है, मैं उसको सराहनीय मानूंगा।
ये देखिए जी। पेड़ा होना एक स्लैंग हो सकता है, उन्होंने कोई गाली नहीं दी है। पेड़ा तक बात ठीक है, एक और उन्होंने बयान दिया है जिसको हम चला नहीं सकते, बिल्कुल वो बहुत ही ज्यादा असंवेदनशील मैं उसको कहूंगा। खड़गे जी दोनों पागल दोनों जैसे ही शब्दों का दोनों ही इस्तेमाल। नेताओं ने खड़गे जी ने एक बयान दिया कि अगर आप नमाज पढ़ रहे हो और सांप आ जाए तो नमाज छोड़ करके सांप को मारिए। और उन्होंने किस प्रकार से इशारा कहा, अगर उनके शब्दकोश बहुत घने हैं और उनकी जो भाषा बहुत क्लिष्ट है, तो हम उस क्लिष्ट भाषाओं की डिक्शनरी लिखने वाले हैं। हम भी कर सकते हैं, लेकिन हमारा स्तर नहीं है कि हम उनके नीचे तक जाएं। खड़गे जी अपने आप में अध्यक्ष है, उस पार्टी के अध्यक्ष है, और बहुत ही अशोभनीय तो मैं सैड स्टेट ऑफ अफेयर है मेरे लिए, क्योंकि वो सीनियर नेता वरुण जी से जवाब ले लेते हैं प्रदीप जी। वरुण जी भी इस मामले पर कुछ कह रहे हैं। मैं कह रहा हूं, अभी प्रदीप जी ने परिवार की बात करी, आवाज आ रही है मेरी? बिल्कुल। जब आप किसी की माँ को जर्सी गाय बोलोगे, वो निंदनीय नहीं है क्या? आपकी हिम्मत है प्रदीप जी, तो आप बोलो निंदनीय। मैं सबके लिए बोलता हूँ निंदनीय, मैं तो वैसे भी बोल रहा हूँ, मैं डरता नहीं इस बात से। अगर आप में हिम्मत है तो बोलो किसी की माँ को जर्सी गाय कहना गंदा है, बोलो कि नहीं बोलोगे? आप नहीं बोल बताइए प्रदीप जी। देखिए वरुण जी ने सामान्य कांग्रेस नहीं, वरुण जी के सामने मैंने देखिए शुरू में ही बोल दिया था कि मैं थोड़ा सम्मान करता हूँ, बाकी और कोई आए तो मैं बराबर में खेलता हूँ। वरुण जी कांग्रेस के कार्यकर्ता होकर के भी एक विरल व्यक्ति हैं, तो इनकी लॉजिक में कुछ में जवाब न देना ही इनका सम्मान करना। मैं उस बात को बढ़ाना कोई समझदारी की बात नहीं है। अगर त्रुटियां पीछे की हैं, अब देखिए राजनीति में अब वो जो था व्यक्ति भोपाल गैस कांड वाला, वो भाग गया तो खेड़ा जी भाग गया, तो वॉरेन एंडरसन चला गया, चला गया। नहीं सर सुनिए, मैं आ रहा हूँ सर, मैं आप ही का जवाब दे रहा हूँ। तो अगर पीछे परिवार को मान करके अगर कोई घाव हुआ था, तो आप क्या चाहते हैं उसको दोबारा कुरेदा जाए? कौन कुरेद रहा है? उन्होंने एक सीधी बात कही है कि किसी की माँ को जर्सी गाय कहना क्या उचित है? आप इसको गलत मानते हैं, निंदनीय मानते हैं, हाँ या ना? प्रदीप जी। खून का सौदागर कहना किसी को राजनीति में, सदन में, ये निंदनीय है, हाँ या ना? बिल्कुल है, मैं कह रहा हूँ है। उन्होंने मान लिया। अब आप बताइए। हेमंत विश्व जर्सी गाय वाले पर बताइए ना सर, उन्होंने वो आपकी सारी बात मानते जा रहे हैं, आप बार बार वो एक चीज मानते हैं, आप दोबारा ले आते हो कुछ। चलिए खैर, मुकुंद हमारे स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिक्स हैं। मुकुंद, आज देख लिया सवाल से कैसे बचना है, बिल्कुल। जब फंस जाओ तो कैसे सिद्धार्थ जी और जवाब ले ले। सर हिमंता बिस्वा शर्मा तमाम धमकियों के साथ पताल से खोज लाएंगे, अरे ये पागल हैं क्या, बहुत ज्यादा इस तरह की गहमा गहमी हमने देखी। अभी थोड़ी देर में आपको वो भाषण भी सुना देंगे। हम आपसे भी समझना चाहेंगे कि पवन खेड़ा को लेकर, जैसा कि वरुण जी ने बताया, वो अपने ससुराल गए थे, उनको थोड़ा आराम की जरूरत है। उन्होंने जितना जुझारू आक्रामक भाषण दिया, जिस भाषण में लगातार आरोप थे, उसके बाद अब वो शायद रेस्ट कर रहे हैं। आप लोग क्या एक्शन लेने वाले हैं? हिमंता जी कह रहे हैं कि पताल से खोज लाएंगे, एक्शन लेंगे, बड़ा एक्शन लेंगे। अब किस एक्शन का इंतजार और बाकी है, या फिर चुनाव तक अब वेट करेंगे कि चलो चुनाव के बाद देखते हैं? नहीं सर, हमको तो ये वरुण जी से पता चला कि वो ससुराल गए। अब संविधान ये डिफरेंस तो नहीं करेगा कि वो ससुराल की पूड़ी खा रहे हैं या किसी ढाबे की पूड़ी खा रहे हैं। ये व्यक्तिगत मामला नहीं रहेगा। ससुराल जाए, साड़ू वसाड़ू के घर जाए, सरहद सालियों के घर जाए, ये उनकी स्वतंत्रता है, लेकिन संविधान तो अपना काम करेगा। अब इसमें एक अम्ब्रेला सेटिंग नहीं होनी चाहिए कि नहीं जी ससुराल चले गए, थोड़ा दिन और मजा लेने दीजिए। वैसे मैं बताना चाहूंगा, ऐड करना चाहूंगा, हमारे पास ऐसी कोई सुविधा उपलब्ध नहीं है, तो हम उनकी मिलती सुविधा से हमें कोई जलन नहीं हो रही है। बाकी आसाम पुलिस उनको कहां से खोज के लाए, वो पाताल में जाए, ससुराल में जाए, आकाश में न जाए, नभ में, गगन में, नीर में, नदी में, सागर में, जहां मर्जी उनकी वहां चले जाए, लेकिन पुलिस तो अपना काम करेगी। पुलिस का एसओपी है, या जो वरुण सर मेरे से ज्यादा बढ़िया बता सकते हैं, वकील है वो, कि भाई किन किन केसेस में जो है आईओ बहुत जल्दी बन जाता है, किन किन केसेस में 8-8 दिन 10-10 दिन तक आईओ नहीं बनता है। तो भाई वो तो व्यवस्था के ऊपर निर्भर करता है ना, किसकी व्यवस्था और वरीयता क्रम में क्या आता है। तो आईओ तो वो उसी क्षण बन गया था। मुझे लगता है कि पवन खेड़ा पर इनफ डिस्कशन हो गया है। केरलम की तरफ बढ़ते हैं। बिल्कुल। एक तो केरल से केरलम जाना ही मेरे लिए बहुत दूर हो जा रहा है। केरल में आप दोनों ही पार्टियां
लगातार हार रहे हो, एक विपक्ष में है और दूसरी विपक्ष में है ही नहीं, कहीं नहीं है, इनफैक्ट एक भी सीट अभी तक आपके पास नहीं है। पहले वरुण जी से समझना चाहेंगे कि आप इस बार किस स्थिति में रहेंगे। मुझे तो सर चर्चा इतनी अच्छी चल रही है। वरुण भाई एक सेकंड चाहूंगा। सिद्धार्थ सर, आप सहयोगी सर, चर्चा बहुत अच्छी चल रही है, लेकिन मेरे कुछ कमिटमेंट दूसरे चैनल्स को है और मुझे उनके पास। ठीक है प्रदीप जी, बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आप इसका जवाब पहले देना चाहें तो आप दे सकते हैं। केरल में दोहरा दीजिए आपको। हाँ ठीक है सर, केरल में देखिए, केरलम, अब केरल नहीं कहेंगे, वो केरलम है, तो भगवान का अपना घर है केरलम, और वो थोड़ा सा राइम भी बहुत अच्छा कर रहा है। गॉड्स ओन टेम्पल केरलम जी जी, वो हमारे, हाँ बहुत अच्छा राइम कर रहा है, बस जबान पर चढ़ने में थोड़ा सा समय लगेगा। जब प्रसाद का प्रसादम हो सकता है तो केरल का केरलम भी बहुत ही जल्दी हो गया है सर, अब होने में बचा के क्या है कि कांग्रेस और वहां पे जो यूनाइटेड डेमोक्रेटिक अलायंस यूडीएफ और जो कांग्रेस डेमोक्रेटिक अलायंस है, उनका आपस में हैंड्स एंड ग्लव्स रहता है, कितना भी आप कर लीजिए। लेकिन हमने जो वहां से पिछले आधार पे जो हमने लोकसभा की एक सीट दी थी, हमारा मेयर है वहां पे, तो हमें इस बार अच्छे परफॉर्मेंस की पूरी उम्मीद है, बल्कि हम इसको उतारेंगे। बाकी जो कांग्रेस का है, कांग्रेस तो देखिए ये अपना फेयर वेदर फ्रेंड्स है, हमेशा फेयर वेदर फ्रेंड्स रहते हैं, जहां पे अवसर ठीक है वहां ठीक है, अदरवाइज हमारा इंडिया गठबंधन तो है, वो अगर प्रत्यक्ष रूप से सरकार में नहीं तो इंडिया गठबंधन के रूप से सरकार में रहेंगे और उसी को वो बार बार दोहराते रहेंगे। तो केरल का चुनाव निश्चित तौर पे हमें राजनीतिक दल के नाते हमारे लिए महत्वपूर्ण है, लेकिन इस बार उनको इतनी आसानी नहीं मिलने वाली है और कुछ भी हो सकता है सर। भारत चुनाव विशेष बात है कि जो एकदम अनपेक्षित होता है वो हो सकता है। बाकी मैं वरुण रोहित सर को प्रणाम करूंगा, स्वस्थ और सुखी समय के लिए कामना करूंगा, क्योंकि आप एकदम सिंगल पीस है पूरे कांग्रेस में, आपके जैसा कोई और प्रवक्ता है नहीं। थैंक यू सो मच प्रदीपम जी, आई मीन प्रदीप जी। धन्यवाद। ठीक है सिद्धार्थ जी, धन्यवाद। तो वरुण सर, मैं समझना चाहूंगा कि इतना लंबा समय हो गया है, पार्टी लगातार केरल में मेहनत कर रही है, केरलम में मेहनत कर रही है, और फिर भी आपको वो रिजल्ट नहीं मिल पा रहे हैं। वायनाड में आपका दबदबा लंबे समय से है, बड़ा है, जितनी बार नए कैंडिडेट्स वहां पर गए हैं उनको सभी को एक्सेप्ट किया गया है, बावजूद इसके आप कहीं ना कहीं सरकार बनाने से चूक जाते हैं। वर्तमान की बात करूं तो सरकार कांग्रेस बनाने जा रही है, क्योंकि मैंने ईसाई मिशनरीज में ही पढ़ा हूँ, मेरे सारे फादर सिस्टर सारे मेरे से कांटेक्ट में रहते हैं, उनसे मैं पूछता रहता हूँ, और मेरे मित्र भी हैं केरला में। तो इस बार तो देखिए सरकार पलटने की पूरी उम्मीद है, लेकिन आपने कहा क्यों नहीं कर पा रही। जैसे हरियाणा में भी उदाहरण था, 11% वोट बड़ा परसेंटेज जब सरकार नहीं बना पाई, उसका मूल कारण है टिकट वितरण जो होता है सिद्धार्थ जी, वो कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज है, इसलिए कांग्रेस की स्थिति में तो कई बार इस बात ये बात आप मान रहे हैं? तो आज से थोड़ी मान रहा हूं मैं, तो 10 साल 15 साल 20 साल का मेरा आप उठा के देख लीजिए सर। मैं जब संगठन के राष्ट्रीय पदों पे था, जब भी ये बातें उठाता था, आज भी उठा, मैं ये कह रहा हूं कि टिकट वितरण अगर सही होगा, मूल कांग्रेसियों का होगा, जो समाज में आप जो सामाजिक कार्यकर्ता की बात करें, समाज का काम कर रहा होगा, तो वो उसको आप दोगे तो वो जीतेगा। आप नाम लेके तो उदाहरण मैं आपको बता नहीं सकता, एथिक्स के खिलाफ होता है, लेकिन कई मैंने ऐसे देखे हैं जो 3-3 4-4 बार एमएलए बन रहे हैं, वो दिन भर सेवा भाव में लगे रहते हैं, उनको टिकट मिलता है तो जीतते रहते हैं। अगर आप सही नहीं करोगे, आज की मैंने क्यों कही थी मोदी जी की गारंटी फेल, इसलिए कही थी मैंने, आप चाहोगे तो मैं आपको भेज दूंगा और आप देख सको तो देख लेना। जब राम मंदिर प्रतिष्ठा हुआ था उसके बाद मैंने सारी नेशनल चैनल डिबेट में कहा था कि विपक्ष को 4 जून को धक्का पहुंचेगा, कि माहौल ढंग से लड़ते तो अधिक आती, वो पता था जनता इस समय खिलाफ है, लेकिन विपक्ष के नेताओं को, क्योंकि एक सराउंडिंग ऐसी हो जाती है टिकट वितरण के टाइम, जो आम आदमी से जुड़ाव ही नहीं है, आम जब तक आम कार्यकर्ता से, और उसका कारण होता है संगठन। पहले क्या होता था, ब्लॉक से जिले से नाम होके जाता था, तो वो ऊपर तक जाता था, उनमें छटनी होती थी, एक ना एक को मिलता था और वो जीत के आता है। अब आजकल क्या, कोई सारा कंपनियों को ठेका, उसमें एक बड़ी भूमिका सेवा दल की भी होती थी। बिल्कुल बिल्कुल, आप सही है। सेवा दल की ट्रेनिंग तो राजीव गांधी ने कंपलसरी कर दी थी, खुद चेयरमैन बन गए थे सेवा दल, लेकिन आज की स्थिति विपरीत हो गई। ये सेवा दल खत्म हो गया, खत्म तो किसी को क्या कह सकते हैं, लेकिन सेवा दल एक सर अब जो नहीं दिख रहा उसको और क्या कहेंगे? निर्जीव मान सकता हूं मैं, तो आप वाली भाषा का प्रयोग नहीं कर सकता मेरी पार्टी के लिए, लेकिन अग्रिम संगठन सारी निर्जीव हो गई। चुनाव करा के यूथ कांग्रेस एनएसवाई खत्म कर दी, तो अरावल दस्ते खत्म कर दिए, तो टिकट वितरण और जो संगठन की जो मजबूती थी वो खत्म हो गई।
कांग्रेस का मोदी जी नहीं जीत रहे कहीं, कांग्रेस की कमजोरी कारण ये लोग दूसरे सत्ता में आए। अगर इसको दूर कर दिया जाए तो मैं कह रहा हूँ 6 महीने 3 महीने नहीं रह सकते। अब आपने जो केरला की बात की, केरला में पब्लिक 10 साल से बीजेपी की सरकार से परेशान है, बदलाव तो लाना है। अब बदलाव में आप ऑप्शन क्या दे रहे हो? ढंग के लोगों को टिकट दे रहे हो, जनता खुशी खुशी आपको लाएगी और 2/3 3/4 मेजोरिटी चलाएगी। अगर टिकट कहीं ना कहीं आप गड़बड़ कर दिए तो जनता के पास ऑप्शन नहीं बचता है, तो जो उनमें से बेटर होता है उसको चुन लेती है। एजुकेटेड जनता है, मैं नहीं कह रहा नॉर्थ में एजुकेटेड नहीं है, हम लोग एजुकेटेड नहीं है, लेकिन वहाँ एजुकेशन ज्यादा है, लिटरेसी है पूरे हिंदुस्तान में, लेकिन education वहाँ कम है। पॉलिटिकल लिटरेसी भी अच्छी खासी है। हाँ, इसलिए तो वहाँ वो अगर उसको टिकटिंग आप सही करोगे, अब जैसे दिल्ली में बैठे नेता, वो चीफ मिनिस्टर की इच्छा जागृत हो गई, मैं बन जाऊं जाके, मैं बन जाऊं जाके, तो वो तो हालत तो खराब हो ही रही। भाई कैसे बन जाओ, आप काम करो जाके, वहाँ सड़कों पे घूमो, अपने आप जनता चुनेगी, या फिर चुनाव कराओ विधायकों का। इस मामले में मैं काफी हद तक सहमत हूं कि वहां पर जो विवेक है वोट डालने का, वो मिडिल क्लास का भी एक बहुत बड़ी भूमिका होती है। जो बाकी राज्यों में मिडिल क्लास नहीं दिखता, उसको छुट्टी मिलती है और वो छुट्टी मना लेता है, लेकिन केरल में मिडिल क्लास अपने वोट की जिम्मेदारी उठाने स्क्रीन पर नजर भी आ रहा है। सिर्फ 2 घंटे का वक्त हुआ है, 7 बजे से 2 घंटे में 17.87 लगभग हम कह सकते हैं। जी, आज्ञा लेनी पड़ेगी, आज्ञा लेनी पड़ेगी। बहुत बहुत शुक्रिया। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.